नमस्कार, बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिरकार अब जेडीयू के तमाम नेताओं से भारी निशांत की आवाज क्यों लगने लगी। जी हां, जैसे ही निशांत कुमार ने यह बात उठा दी कि पिताजी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया जाना चाहिए और कार्यकर्ताओं को कह दिया कि जाइए जनता को बताइए कि पिताजी ने बिहार के विकास के लिए कितना कुछ किया है। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। तो ऐसा लग रहा है कि जेडीयू में जो नीतीश के प्रशंसक हैं, जो नीतीश कुमार और जेडीयू के भविष्य को लेकर के चिंतित थे, अब उनमें एक नया जोश दिखाई पड़ रहा है और यह चर्चा अब आम हो चुकी है कि निशांत कुमार पार्टी में आ रहे हैं। पर निशांत कुमार पार्टी में आ रहे हैं तो क्या निशांत बीजेपी के साथ ठीक उसी तरीके से डील करेंगे जैसे इस बार जेडीयू बीजेपी के साथ डीलिंग में दिखाई पड़ती रही है। निशांत आखिरकार पार्टी में औपचारिक तौर पर आने से पहले इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? क्या ये बीजेपी के लिए एक कड़ा संदेश है? बड़ा सवाल है। और साथ ही साथ आपको हम यह बता दें कि अगर बीजेपी निशांत की इन बातों पर ध्यान नहीं देती है तो निशांत क्या कुछ करने वाले हैं, क्योंकि हम आपको यह भी बताने जा रहे हैं कि आरजेडी ने अपना ऑफर निशांत कुमार को भेज दिया है। यह मेरे पास पुख्ता जानकारी है। सवाल यह उठता है कि क्या बिहार की राजनीति चुनाव से पहले या चुनाव के बाद एक टर्न और ले सकती है? यह एक गंभीर सवाल है। एनडीए एकजुट रहेगा या चुनाव के बाद भी कुछ हो सकता है? निशांत की लॉन्चिंग कब हो रही है? निशांत कब पिता की विरासत को संभालने के लिए आगे आ रहे हैं? इन तमाम चीजों के बारे में बात करेंगे। लेकिन एक बात जो चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिरकार एनडीए का नेतृत्व नीतीश कुमार करेंगे पर मुख्यमंत्री का चेहरा है, यह बात खुलकर के बीजेपी क्यों नहीं बोल रही? और इसी बात को मनवाने के लिए निशांत कुमार जम करके अपनी बात बीजेपी के सामने क्यों रख रहा है? इन तमाम बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे और आपको बहुत कुछ बताएंगे कि अंदर की राजनीति कैसी चल रही है। लेकिन आइए पहले सुनाते हैं निशांत क्या कह रहे हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता, जेडीयू के बड़े नेता केसी त्यागी, वो क्या कह रहे हैं, और साथ ही साथ शाहनवाज हुसैन बीजेपी के प्रवक्ता, पूर्व मंत्री, क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनिए। एनडीए भी घोषित करें और हमारे जेडीयू भी कार्यकर्ता सारे नेता सब मिलकर घोषित करें। एनडीए भी घोषित, सीएम है और सीएम के उनके नेतृत्व में हमारी सरकार बने, फिर से विकास का क्रम जारी रखें। उनका विचार पार्टी का विचार है और एनडीए के सभी शीर्षस्थ नेता अपना इरादा जचा चुके हैं, बता चुके हैं, प्रदर्शित कर चुके हैं कि अगला चुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही होगा। नहीं, वो जो बातें कही गई हैं वो तो पहले से हम लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, उनके नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। ये तो हम लोग आज से नहीं कह रहे। और हमारे बड़े नेता और जो प्रदेश का नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व कह चुका है। तो बिहार में तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और 200 के पार जाएंगे और फिर से सरकार बनाएंगे। कोई विवाद ही नहीं है। सबसे अनुभव वाले व्यक्ति नीतीश कुमार हैं और उनके नेतृत्व में बिहार ने प्रगति किया है। प्रधानमंत्री जी भी उनको लाडला मुख्यमंत्री कहते हैं। उनका बहुत प्रेम और स्नेह नीतीश कुमार जी से है। तो इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। तो आपने सुना शाहनवाज हुसैन क्या कह रहे हैं। शाहनवाज हुसैन इस पूरी बात को डाइल्यूट करना चाह रहे हैं, पर डाइल्यूट ला करना चाहें, पर बात तो उठ रही है कि आखिरकार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के उम्मीदवार क्यों नहीं घोषित किए जा रहे हैं। नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, ये बात समझ में आ रही है, अगला मुख्यमंत्री कौन? और इस बात पर खुल करके कहते हैं निशांत, मेरे पिताजी पूरे तरीके से स्वस्थ हैं, बिहार के हर जिले में घूम कर आए हैं, उन्होंने अपनी यात्रा पूरी की है। फिर कहाँ सवाल उठता है कि वो बीमार है? कौन कह रहा है ये सारी बातें गलत है। और लालू प्रसाद को भी कड़ा संदेश देते हैं। चलते हैं हमारे मेहमान जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बिहार की राजनीति को बखूबी समझने और परखने वाले इंद्रभूषण जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बिहार की राजनीति के नब्ज को शानदार तरीके से समझते हैं और
अपनी लेखनी से प्रदर्शित भी करते रहते हैं। आपका स्वागत है इंद्रभूषण जी। रामबंधु वत्स हैं हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत स्वागत है। ये भी बिहार की राजनीति को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। इंद्रभूषण जी, क्या चल रहा है? निशांत ने कल कहा क्या, उसके बाद से बिहार की राजनीति में खलबली मच गई है। एक तरफ बीजेपी के 7 मंत्री, तो दूसरी तरफ निशांत की यह मांग कि पिता को मुख्यमंत्री डिक्लेयर करिए। क्या मतलब निकाला जाए इसमें मतलब दोहराए कहाँ है? बीजेपी के नेता दिल्ली से लेके तक अगर कह ही रहे हैं कि उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होगा, तो इसमें संशय कहाँ है? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। हाँ देखिए, वो मैसेज दे रहे हैं उनको अब जदयू की राजनीति में उतरना है, ठीक है। को प्लान किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि वो कैसे राजनीति में आएंगे। मुझे लग रहा है कि वो अपने राजनीति के लॉन्च का जो पैड है वही तैयार कर रहे हैं, और इसीलिए वो कुछ ना कुछ बयान दे रहे। उस दिन तो वो उनके मामा जी ने कहा, मौसी ने कहा, सब ने कहा कि हाँ इनको पार्टी में काम करनी चाहिए, और मुझे लगता है कि अब वो पार्टी में काम भी करेंगे। जो आने वाला समय है, नहीं, पार्टी में काम करेंगे। पर एक बात बताइए, उनके नेतृत्व में चुनाव, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं। देखिए, बिटवीन द लाइंस जो पढ़ा जा रहा है, एक बात तो यह होती है उनके नेतृत्व में चुनाव होगा, लेकिन दूसरे तरफ बयान आ जाता है, और जिस बयान को आरजेडी घूम घूम करके कहती है कि अमित शाह ने संजय झा के भोज में कहा कि नीतीश कुमार की मर्जी से मुख्यमंत्री तय होगा, नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा लेकिन नीतीश कुमार की मर्जी से मुख्यमंत्री तय होगा। यह आरजेडी ने इस पर काफी बयान भी दिया, और आप ये समझ लीजिए। तो बात ये उठ रही है कि नेतृत्व में तो लड़ा जाएगा, चेहरा नीतीश कुमार होंगे, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे कि नहीं होंगे, इस पर संशय तो है ना इंद्रभूषण जी? कई संशय नहीं। देखिए, अमित शाह के उस भोज के बाद अभी प्रधानमंत्री बिहार आए थे। भागलपुर के मंच से उन्होंने सार्वजनिक कहा कि ये मेरे लाडले सीएम है, विकास पुरुष सीएम है। तो पीएम के इंडोर्स करने के बाद अब भी अगर लोगों को शंका है, तब तो बस उस शंका का समाधान कहाँ है? अब ये बताएं, जब पीएम ने इंडोर्स कर दिया, अरे पीएम के ही तो अमित शाह सारा काम करते हैं उन्हीं के निर्देश पर, तो पीएम ने तो कह ही दिया। मुझे नहीं लगता है कि अभी कोई संशय है। देखिए क्या है कि बीजेपी में जो लोग अभी सत्ता से कटे हुए हैं, जो लोग पिछले कुछ दिनों में सत्ता में थे, आज से 10 साल पहले, वो सत्ता से कटे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं ये बात लोगों से कहते रहते हैं कि नहीं अब बीजेपी का सीएम बनेगा। आप एक चीज बताइए, बीजेपी का सीएम बनेगा तो ये तो बीजेपी बोल के थोड़ा ही करेगा कि हम अपना सीएम बनाएंगे। किसी को लगता था कि राजस्थान में वो शर्मा जी सीएम बनेंगे और दिल्ली में रेखा गुप्ता बनेंगी, तो कोई बीजेपी कुछ कहता थोड़ी है, बीजेपी कुछ कहती थोड़ी है। उसको करना हो तो कर ही लेगी, लेकिन अभी तो कहीं कोई संशय नहीं है। अभी पीएम ने इंडोर्स किया कि हमारे लाडले सीएम है। उनका जब वो एयरपोर्ट से मंच तक आए तब तक वो सिर्फ गाड़ी पर वही थे, उनकी जीप पर, खुली जीप पर। कहाँ कोई बीजेपी का नेता था? सम्राट चौधरी या फिर विजय सिन्हा या फिर स्वयं दिलीप जायसवाल, कोई नहीं था। तो मैसेज तो दिया कि दिल्ली मैं चला रहा हूँ, बिहार नीतीश जी चलाएंगे, तो मैसेजिंग तो अभी तक तो वही है। लेकिन बीजेपी क्या करेगी, ये तो अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी क्या करने वाले हैं, कोई बता सकता है क्या? नहीं, कोई नहीं बता सकता है, लेकिन बेटे के द्वारा इस मांग के बाद कौतूहल तो मच गया है ना, शक तो बढ़ गया है ना। जब बेटा ही ये फील कर रहे हैं, आखिरकार बेटे को भी तो पता लगा होगा ना, बेटे ने भी तो देखा होगा कि उनके पिताजी प्रधानमंत्री के बगल में खुली जीप में बैठ करके घूम रहे हैं। बेटे से जब ये पूछा गया कि प्रधानमंत्री आपके पिता की तारीफ कर रहे थे, तो उनका जवाब क्या था? उनका जवाब था कि अरे गठबंधन में है तो तारीफ तो करेंगे ही ना। इसके अलावा और बहुत कुछ, जैसे प्रधानमंत्री ने तारीफ की तो एक एप्रिसिएट करना, उस प्रधानमंत्री की तारीफ कर एक अच्छा जेस्चर देना, रेसिप्रोकेट करना नहीं था। मुझे ऐसा दिखाई पड़ा। और इंद्रभूषण जी, आप बेहतर वहां की राजनीति को समझते हैं, मैं आपसे यह सवाल करना चाह रहा हूं कि एक तरफ नीतीश कुमार साथ में घूम रहे हैं, बड़े नेता बीजेपी के पक्ष में दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन जेडीयू का एक सिंपैथाइजर है जो जेडीयू का सदस्य नहीं है, वो परिवार का सदस्य है, समाज का सदस्य है, जो
दबी जुबान में कहता है, क्योंकि नालंदा में मैं भी काफी टाइम रहा हूं, मैं आज कुछ लोगों से बात कर रहा था तो उनका कहना था कुर्मी का ताज छीनना नहीं चाहिए। ये लोग अपने आपसी भाषा में बात कर रहे थे और सही भी है। तो सवाल ये उठता है कि बेटा खुल करके क्यों कह रहे हैं कि आप डिक्लेयर करिए, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार पिताजी ही होंगे। आपने तो कह ही दिया ना कि कुर्मी का ताज नहीं छीनना चाहिए, तो जदयू इसीलिए तो निशान को आगे कर रही है। निशान को इसीलिए आगे किया जा रहा है कि जदयू के अगले तारनहार वही होंगे। हो सकता है कि वो चुनाव भी लड़े, या हो सकता है वो चुनाव नहीं भी लड़े तो बाद में एमएलसी बना के उनको डिप्टी सीएम बनाया जाए। तो जदयू में ताज अभी छीन कहाँ रहा है, ताज तो उन्हीं के पास जाएगा। और इसी की तैयारी है लगातार। निशान जी इधर आप देखे होंगे 5-7 दिनों में 2-3-4 बाइट दे चुके। एयरपोर्ट पर पहले आते थे तो कभी वो बोलते नहीं थे। अब उनके साथ कौन दिखते हैं कैमरा पर? हरिंदर जी दिखते हैं, जो कि दिन रात सीएम के साथ रहते हैं। तो कहीं ना कहीं सीएम की रजामंदी है, या फिर सीएम के जो उनके सलाहकार मंडल की ये रणनीति है कि हरिंदर जी को साथ रखा जाए, ताकि मैसेज आए कि निशान जो बोल रहे हैं वही बोल रहे हैं जो सीएम चाह रहे हैं। तो इसमें कहाँ दो मत है? अगर कुर्मी का ताज कुर्मी के पास ही रहेगा, थोड़े संजय झा के जदयू के नेता हो जाएंगे, या फिर ललन सिंह, या फिर विजय चौधरी, या अशोक चौधरी। वो जदयू के नेता नीतीश कुमार के बाद निशान ही होंगे, इसमें कहाँ? बिल्कुल। इंद्रभूषण जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, इनकी लॉन्चिंग कब होने जा रही है, क्या खबर है आपके पास? देखो, खबर तो मेरी है कि जो अगली सरकार बनेगी उसमें वो डिप्टी सीएम उनका बनना तय है। नहीं, पर लॉन्चिंग कब हो रही है? क्या एक खबर यह भी है कि वो पार्टी में महासचिव बन सकते हैं, संगठन की जिम्मेदारी ले लेंगे और इस तरीके से उनको प्रोजेक्ट किया जाएगा? पहले पार्टी के संगठन को अपने कब्जे में लेंगे और फिर वो चुनाव में भी उतर सकते हैं, और फिर जो आप बता रहे हैं डिप्टी सीएम भी बन सकते हैं। क्या इस तरह की कोई सूचना है आपके पास? अच्छा, आप एक चीज बताइए, नीतीश कुमार की पार्टी है तो उनको कब्जे में क्या लेना है? वो तो पार्टी ही उन्हीं की है। नीतीश कुमार के इकलौते पुत्र हैं, अभी शादी भी नहीं हुई है। नीतीश कुमार के सब चीज के वंशज वही हैं, तो उन्हीं की पार्टी है। कब्जा क्या करना? वो तो जब चाहेंगे उनको कागज पर या तो प्रधान महासचिव या जो पद है दे दिया जाएगा। इसमें कहीं देखिए, पद से कोई मतलब नहीं है, उनको धीरे धीरे आगे किया जा रहा है। और जदयू के कार्यकर्ताओं को और जदयू के जो बड़े नेता हैं उनको ये माइंड मेकअप कराया जा रहा है कि ये आपके आने वाले नेता हैं। अब ये जैसे नहीं होता है कि पानी में पत्थर फेंका जाता है, पानी का देखा जाता है क्या स्थिति है। तो अभी लगातार उनको बुलवाया जा रहा है वो जदयू के जो रणनीतिकार लोगों से, ताकि पूरी जदयू के कार्यकर्ता, नेता, दिल्ली, पटना सब लोग समझ जाए कि नीतीश कुमार जी के बाद अब यही पार्टी को देखेंगे, समझेंगे। नहीं, पर एक चीज और इंद्रभूषण जी, फिर मैं हमारे एक और पैनलिस्ट हैं और भी लोग जुड़े हैं, पर एक सवाल मैं आपसे और लेना चाहूंगा। कहा यह जा रहा है कि लालू प्रसाद ने भी अपना चैनल खोल दिया है। दरअसल जेडीयू में एक तबका है जो ये मानता है कि बेहतर हो बैकवर्ड पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाया जाए, और इसलिए लालू प्रसाद के साथ रहने में पार्टी को फायदा है, पार्टी बची रह सकती है। और वो लोग निशांत के आगे आने पर बहुत खुश हैं, जिनमें श्रवण कुमार का भी नाम आता है, कई लोगों का नाम आता है जो मीडिया में कम चर्चित रहते हैं, लेकिन पार्टी के खासतौर पर नीतीश परिवार के काफी शुभचिंतक माने जाते हैं। तो आपने कहा बैकवर्ड पॉलिटिक्स, तो बीजेपी में कहाँ अब फॉरवर्ड पॉलिटिक्स है? आपके सम्राट जी किस जाति से आते हैं, बैकवर्ड हैं? नित्यानंद राय किस जाति से बैकवर्ड हैं? दिलीप जायसवाल किस जाति से बैकवर्ड हैं? अभी थोड़ा बहुत फॉरवर्ड बीएसएन का थोड़ा बहुत नाम आया था, तो आज उनका पर कतर दिया गया है, उनसे छीन लिया गया पथ निर्माण विभाग। तो यहाँ भी तो बैकवर्ड ही पॉलिटिक्स है। बैकवर्ड पॉलिटिक्स, आप भाजपा जाइए, लोजपा जाइए, राजद जाइए, जदयू जाइए, अब तो पूरे देश का पॉलिटिक्स ही बैकवर्ड है। आखिर प्रधानमंत्री किस जाति के हैं? अमित शाह किस जाति के हैं? अब तो बैकवर्ड पॉलिटिक्स, अब फॉरवर्ड पॉलिटिक्स है क्या कहाँ इस देश में? चलिए, तो आप ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। रामबंधु बस जी हमारे साथ, डॉक्टर संजय कुमार भी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक, आपका स्वागत है। रामबंधु बस जी, कब लॉन्चिंग हो रही है इनकी जी? और क्या आपको लगता है वाकई संशय नहीं है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे? अगर संशय नहीं है तो बेटा क्यों मांग कर रहा है? नहीं, संशय बिल्कुल है। लाडले मुख्यमंत्री कह दिए, लाडले मुख्यमंत्री
और उसके बाद सीएम का चेहरा होना, दोनों में अंतर है। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर के कंधे पे हाथ दिए और अगले ही दिन नायाब सिंह वहां के मुख्यमंत्री हो गए। प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज से आप उनके वो क्या भविष्य में करेंगे ये समझना आसान नहीं होता है। आप देख लीजिए कि बहुत दिनों से जदयू तो एनडीए का हिस्सा है ना, जदयू बीजेपी तो नहीं है। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में बीजेपी किसी गठबंधन में नहीं थी। बिहार में तो एनडीए में है, जदयू उसका हिस्सा है और वो बोल रही है कि सीएम का चेहरा घोषित करें, लेकिन अभी तक बीजेपी के कोई भी नेता सीएम के चेहरे के बारे में नहीं कहते हैं। यहां तक कि जब प्रधानमंत्री आए तो लाडले मुख्यमंत्री बोल दिए, लेकिन ये नहीं बोले कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री हमारे वही होंगे। उन्होंने कहा इसके उलट मुख्यमंत्री जी ये कई बार बोले कि अब हम इधर सुधर कभी नहीं जाएंगे, पहले चले गए थे अब नहीं जाएंगे और हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ मिलकर के उनके चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे। तो इतना बोलने में क्या जाता है अगर कोई संशय नहीं होता तो। और अगर कोई संशय नहीं होता तो निशान जी ये बात बोलते भी नहीं कि एनडीए मुख्यमंत्री का चेहरा उनके पिताजी को घोषित करे। जो बात अभी संजय झा नहीं कह रहे हैं, ललन सिंह नहीं कह रहे हैं या खुद नीतीश कुमार नहीं कह रहे हैं, वो बात स्पष्ट तौर पे या ट्रूथ तौर पे निशांत जी कह रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि ये निशांत जी अभी तक उतने परिपक्व नहीं हुए हों, भले ही उनमें राजनीति में आने की महत्वाकांक्षा जग गई है या जगा दी गई है, लेकिन वो उतने परिपक्व नहीं हुए हों कि जो सवाल या जो मुद्दे बाहर अभी नहीं जाने चाहिए उनके जरिए जा रहा है। लेकिन निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के एक टकराहट है और वो गंभीर टकराहट है। इतना ही नहीं, आप जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है इसको भी डिकोड करने की जरूरत है। सातों के सात मंत्री बीजेपी कोटे से हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी जदयू कोटे का कोई नहीं, आप इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं, आप इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं और ये सवाल का जवाब मैं इंद्रभूषण जी से भी लूंगा, लेकिन पहले मैं डॉक्टर संजय के पास जाना चाहूंगा। डॉक्टर संजय, पिछले 20 साल में मैंने कभी नहीं देखा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने कोटे को पूरी तरीके से भर दिया हो, मतलब 36 के 36 मंत्री बने हो। इस बार 36 के 36 मंत्री बन गए और ये जो 7 मंत्री बने, यकीन मानिए कई जेडीयू के विधायक थे जिनको पूरी उम्मीद थी कि इस बार हम मंत्री बनेंगे और नीतीश कुमार जानबूझ करके 4-5 मंत्री पद खाली रखते थे ताकि इस तरह के नेताओं को वो उनके अंदर ये उत्सुकता कायम रखें कि उनका नंबर कभी भी आ सकता है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? बीजेपी के 7 मंत्री, जेडीयू से कोई नहीं मंत्री। देखिए, संख्या के गणित के हिसाब से 80 विधायक बीजेपी के पास है, तो बीजेपी जिस तरह से हरियाणा जीत गई, महाराष्ट्र जीत गई, दिल्ली जीत गई, तो बीजेपी अब उस स्थिति में नहीं है कि आप बीजेपी को बहुत हाशिए पर रखें। ठीक है, 15 और 13 का फॉर्मूला तब था जब बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंस में नहीं थी, लेकिन अब तो लगातार सीटों को जीत रही है। तो अगर 80 और 45 के फॉर्मूले को देखेंगे तो ठीक है, 21 का आंकड़ा उन्होंने पूरा किया। हाँ, ये बात आपने सही कहा, ये हम लोगों को भी लग रहा था कि 3 बीजेपी के कोटे से होंगे मंत्री, 2 जेडीयू से होंगे और 2-3 सीटें जो हैं 2 सीट खाली रहेगी। मैक्सिमम 31 तक गया है, 29, 30, 31 तक। जब 15 में लालू प्रसाद जी के साथ इनकी सरकार बनी थी तो 31 मंत्री थे, उसके बाद 30 मंत्री थे, फिर 29 मंत्री उसके पहले थे, लेकिन 36 का आंकड़ा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इस बार पूरा हुआ है। तो बीजेपी ने कहा है कि अब तो चुनाव है सामने, क्षेत्र वाइज हम लोगों को साधना है। मंत्री पद की जिम्मेवारी जातीय संतुलन और क्षेत्रीय संतुलन के हिसाब से दिया गया है। कोई मंत्री पद इनको बहुत पावर एंजॉय करने के लिए नहीं दिया गया है कि ठीक है आप इस जाति के हैं, ये क्षेत्र आपका है, आप जाइए। ठीक है, और साथ ठीक है, आप देखिए कि आप जो बात कह रहे हैं डॉक्टर संजय, मैं सहमत हूं, पर इंद्रभूषण जी, सवाल ये उठता है कि मंटू पटेल जो कुर्मी सम्मेलन कराते हैं उनको मंत्री बनाना, डॉक्टर सुनील जो कुशवाहा समाज से नालंदा से आते हैं उनको मंत्री बनाना, आखिरकार बीजेपी चाह क्या रही है? नीतीश के गढ़ में सेंधमारी करना चाह रही है बीजेपी की मंशा क्या है? इससे तो ये दिखाई पड़ रहा है कि नीतीश कमजोर हुए हैं या कोई डील हुई है कि ठीक है आप अभी ऐसा कर लीजिए, सीट हमको ज्यादा दीजिएगा, केंद्र में मंत्री एक पद आपको और देना पड़ेगा जो हमारी मांग शुरू से रही। देखिए, सिंगल डील है कि नीतीश कुमार सीएम बने रहेंगे।
जब तक वो चाहेंगे सीएम बने रहेंगे। सिंगल डील है। इस एवज में बीजेपी जो करना चाहे करे, नहीं तो 7 मंत्रियों का शपथ ग्रहण हुआ, उसमें 3 तो या 2 तो जदयू के होते ही होते। तो सीधा डील है कि बिहार एनडीए के नेता नीतीश कुमार रहेंगे और बिहार एनडीए में ठीक है, बीजेपी भी अपनी मैसेजिंग कर गई कि हम भाई 7 मंत्रियों के लिए आए हैं, हम अब बराबर के भाई हो गए, छोटे भाई नहीं हैं। मैसेज यही है, डील यही है, और कोई डील नहीं है। अच्छा, कोई इस तरह की बात है क्या कि ज्यादा सीट पर जेडीयू लड़ेगी चुनाव? ना, ऐसा नहीं। देखिए, वही 222 221 होगा, आप देख लीजिएगा। सॉरी, 122 121, एक सीट आगे पीछे होगा। दो दल इधर रहेंगे, एक दल उधर रहेंगे। ये लोग जैसे हम आज हम के सुमन का 2 विभाग काट के दे दिया गया है बीजेपी वालों को, तो हम और चिराग रहेंगे बीजेपी के कोटा में और वो जदयू कोटा में भूपेंद्र जी रहेंगे, और कहीं सहनी आ गए तो सहनी हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, ज्यादा का अंतर नहीं रहेगा। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत ज्यादा का अंतर नहीं रहने जा रहा? नहीं, मतलब केवल अब है कि अब छोटे बड़े भाई नहीं है, बराबर के सहयोगी। इसको कैसे आप देखते हैं कि नालंदा से डॉक्टर सुनील, जो कि कुशवाहा समाज से आते हैं, उनको मंत्री बना दिया गया? नालंदा से मंत्री बीजेपी बना रही है, पहले ऐसा हुआ था क्या? अच्छे, पिछले लोकसभा चुनाव में आप देखे होंगे, मगध में, नवादा से लेके चले जाइए आप सासाराम तक, मगध और शाहाबाद में कुशवाहों ने बीजेपी को वोट कम दिया था। वहाँ कुशवाहा के वोट नहीं देने से 2-3 सीट बीजेपी हारी। तो ये कुशवाहा को ये मैसेज दिया गया कि नहीं, आपको पूरा सम्मान दिया जा रहा है। इसीलिए ये लोग कुशवाहा को आगे करें। 2-3 अब मंत्री हो गया, और वो सुनील कुमार जी आज से बीजेपी में नहीं है। 2013 में जब नीतीश जी ने छोड़ा था एनडीए के साथ, तब से वो बीजेपी में है और लगातार जीत भी रहे। पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर भी हैं, फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब उनको वो आ जाए और बना दिया गया है। पुराने लोग हैं, और अभी बीजेपी कुशवाहा पर पूरा दांव खेल रही है, क्योंकि उसको लोकसभा चुनाव में देख चुकी है कि कुशवाहा वोट के चलते उसकी सीट औरंगाबाद चली गई, काराकाट चली गई, फिर आपको आरा सीट चला गया। तो ये तो वो लोग कुशवाहा ऑपरेशन करा कि राजद फिर विधानसभा चुनाव में कुशवाहा वोट को तोड़ने की कुछ भी कवायद करे, कुशवाहा मेरे साथ रहे। खेल यही है। नहीं, पर ये बताइए, मंटू पटेल जो कि कुर्मी सम्मेलन कराते हैं, उनको मंत्री बनाने के पीछे बीजेपी का क्या मकसद है? कोई संदेश देना चाह रही है बीजेपी जेडीयू को, या अब कुर्मी में भी घुसपैठ चाहती है बीजेपी? मैसेज तो है कि मैंने लौकुश दोनों में हमारे साथ है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक नीतीश कुमार जी इस राज्य में ठीक ठाक हैं, अच्छी अवस्था में हैं और स्वस्थ हैं, तब तक कुर्मी उन्हीं के साथ है। जब तक लालू जी स्वस्थ हैं, ठीक ठाक हैं, यादव उन्हीं के साथ। इसको कोई तोड़ नहीं सकता है, कोई नहीं। मैंने हमको तो नहीं लगता है कि मैंने कोई भी कार्रवाई कर ले, कुर्मी उनसे टूटने वाला है। कुर्मी के नेता नीतीश कुमार ही रहेंगे। हाँ, मंटू जी जदयू छोड़ के बीजेपी में आए थे और छोकर बाबा का टिकट काट के उनको राजीव प्रताप रूढ़ी ने दिलवाया था। मुझे लगता है कि राजीव प्रताप रूढ़ी के संबंध आजकल अच्छे हो गए हैं, वो अपने कोटे से एक आदमी को घुसवा पाए हैं। हालांकि उनको कोई ऐसा विभाग नहीं मिला है, ठीक है, गिनती के लिए है। चलिए, एक और मंत्री हो गए। कुर्मी के नेता आज भी नीतीश कुमार ही। कुर्मी के नेता आज भी नीतीश कुमार हैं। लेकिन डॉक्टर संजय, मैं एक बात आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं, मैं नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगा, लेकिन मंत्री हैं बिहार सरकार में, उनसे मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने ये कहा कि निशांत जो एक्टिव दिखाई पड़ रहे हैं बीजेपी में हड़कंप। क्या आपको वाकई लगता है कि निशांत के एक्टिवनेस के बाद बीजेपी में वाकई हड़कंप है? बीजेपी के नेता परेशान हैं, बीजेपी अब अलग तरीके से रणनीति बनाने में जुटी हुई है, कुछ ऐसा आपको दिखाई पड़ता है क्या? क्योंकि ये वो नेता हैं जो निश्चित तौर पर बीजेपी के साथ जेडीयू के गठबंधन के बहुत पक्षधर नहीं है। मैं उनकी बात कर रहा हूं, आप कैसे देखते हैं इसको? अनम्यूट करिए। मेरी आवाज जा रही है? हाँ, आ रही है, आप बोलिए। करें कि जिस तरह से गठबंधन में निशांत ने
एक शर्त के साथ बात रखी कि एनडीए को पहले मेरे पिताजी को गठबंधन का नेता घोषित किया जाना चाहिए और इसके बाद फिर एनडीए आगे की बात करे। और दूसरी बात उन्होंने कही कि ये जेडीयू के जो लोग हैं वो जाए क्षेत्र में और जा करके जो 19 वर्षों में मेरे पिताजी ने जो विकास का काम किया है उसका प्रचार प्रसार करें। तो स्वाभाविक है कि निशांत की जो साइलेंट एंट्री हो रही है, तो ऐसा नहीं है, उनकी भी कहीं से ग्रूमिंग उनकी हो रही है कि कब लॉन्च करना है, कब वो कौन से निर्णय लेंगे, कब कौन से पद दिए जाएंगे। स्वाभाविक है कि भाई उनके अलायंस के पार्टनर हैं बीजेपी को तो लगेगा कि नीतीश कुमार जी थे, अब उनके बेटे आ रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि जेडीयू फिर अपने तरीके से दबाव की राजनीति करेगी। और निशांत कुमार की ग्रूमिंग जहां से भी हो रही है, जो आदमी कल तक कह रहे थे कि अध्यात्म की बात करना चाहिए, हम अध्यात्म से अलग कोई बात नहीं करेंगे, वो व्यक्ति कह रहे हैं कि पहले तो एनडीए को घोषित करना चाहिए मेरे पिताजी को मुख्यमंत्री का चेहरा, फिर कह रहे हैं कि जेडीयू के लोगों को जाना चाहिए क्षेत्र में और 19 वर्षों में बिहार में जो विकास हुआ है इसकी बात करनी चाहिए। स्वास्थ्य को लेकर के उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी पूरी तरह से स्वस्थ हैं। तो स्वाभाविक है कि बीजेपी की चिंता बढ़ेगी। और जो आपके इशारे हैं वो इशारे इस बात को लेकर के भी है कि अगर बीजेपी बहुत अंडरसाइज करेगी जेडीयू को, तो हो सकता है कि कोई निर्णय ऐसा भी ले लें जिससे कि फिर एक बार बिहार में चौंकाने वाली तस्वीर सामने आ जाए कि अच्छा, इसकी तो उम्मीद ही नहीं कर रहे थे। तो ये 7 मंत्री बन जाए बीजेपी के, वहां तक तो ठीक है, लेकिन नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव होगा, नीतीश कुमार ही 2025 के बाद मुख्यमंत्री होंगे, इस पर पत्ते अभी भाजपा खोल नहीं रही है। तो नहीं, पत्ते खोल नहीं रही है डॉक्टर संजय, पत्ते खोल नहीं रही है, पर हम गठबंधन के भीतर एक तरफ देख रहे हैं ना, डॉक्टर सुनील कुशवाहा समाज से हैं, उनको मंत्री नालंदा से बनाया जा रहा है। सम्राट चौधरी तो नेता हैं ही, मंटू पटेल कुर्मी सम्मेलन कराते हैं, उनको मंत्री पद दे दिया जाता है। तो ये बीजेपी कर रही है और एक तरफ सम्राट चौधरी पहले से ही नेता है, तो और उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेज दिया गया है। तो बीजेपी कुर्मी और कोयरी को साधना चाहती है, ये दिख रहा है। और ये कुर्मी कोयरी आधार वोट बैंक तो किसके हैं? नीतीश कुमार के हैं, ऐसा कहा जाता है। ऐसे में जेडीयू एक दाव खेल जाती है कि निशांत अब आगे आएंगे, पार्टी की विरासत संभालेंगे। तो एनडीए के भीतर ही सहमत का खेल तो दिखाई पड़ रहा है। जेडीयू को लग तो रहा है कि कहीं हमारे कोर वोट बैंक में बीजेपी चोट तो नहीं मार रही है, इसलिए सजग हो जाओ। 13-14% वोट जो जेडीयू के पास है, अगर निशांत को आगे कर दोगे तो बच भी जाएगा, कुर्मी समाज का ताज भी बच जाएगा, जेडीयू पार्टी भी बच जाएगी। इसलिए बेहतर है कि पहले आधार वोट बैंक को जोर से पकड़ने के लिए निशांत को आगे कर दो। और इसी वजह से बीजेपी में कहीं ना कहीं खलबली है। क्या सच है रामबंधु वत्स जी, जो जेडीयू के एक बड़े नेता मुझे कह रहे थे? देखिए, बीजेपी में निशांत को लेकर के गहरा मंथन चल रहा है। वो खलबली हो या नहीं, लेकिन मंथन जरूर चल रहा है। ये तो सतह कि नीतीश के बाद कौन, ये जदयू के लिए एक बड़ा सवाल था और जिसका उत्तर निशांत कुमार के रूप में आया है। और निशांत कुमार के रूप में जदयू का यह प्रयास होगा कि वो अपने जनाधार को समेट के रखे। लेकिन निशांत कुमार का उपयोग भी किया जा सकता है। निशांत के आने का मतलब है नीतीश को वापस करना। निशांत कुमार अगर आते हैं, मान लेते हैं कि अगर बीजेपी सहमत हो कि निशांत को मुख्यमंत्री बनाया जाए, इसका मतलब है कि नीतीश कुमार को हटाना। तो नीतीश कुमार के जरिए के बजाय निशांत को भविष्य में डील करना बीजेपी के लिए ज्यादा आसान होगा। ये देखिए, भले ही वो स्पष्ट तौर पे बोल दिए कि एनडीए मिलकर के मेरे पिताजी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए, लेकिन निशांत कुमार अभी तक उतने मैच्योर नहीं है। जितनी की गुटबाजी, जितने खीमेबाजी एनडीए में है और जितना प्रबल जो दावेदार है वो महागठबंधन है। अब मैं जो बात कह रहा था कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, उसमें से ऐसा नहीं है कि बीजेपी जदयू कोटे के लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करना चाहती थी। 2 सीटें था और जदयू के जो विधायक है मंत्री बनना भी चाहते थे। बीच में नीतीश कुमार ही थे जो मंत्री, वो नहीं चाहते थे कि जदयू का कोई मंत्री बने। उसका कारण ये है कि जो विधायक हैं अभी जदयू के, उनमें एक आरजेडी के समर्थन को लेकर के एक बहुत बड़ा फैलाव हुआ है। पहले भी जो वहां के सांसद थे
वो आरजेडी के भी नजदीक थे और कुछ सांसद तो बीजेपी के थे, लेकिन ये स्थिति विधायकों में नहीं थी। विधायक आरजेडी के साथ रह करके चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन वर्तमान में हालत ये हो गई है कि कई ऐसे विधायक हैं जो आरजेडी के पक्ष में बागी भी हो सकते हैं। जब ये मसला बीजेपी को समझ में आया तो बीजेपी ने ही मंत्रिमंडल विस्तार करने का यह प्रस्ताव रखा। आप ध्यान दीजिए, जब दिलीप जायसवाल बने थे प्रदेश अध्यक्ष, तो बोल रहे थे कि बहुत ही जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। उसी दिन से वो बोल रहे थे, लेकिन बीजेपी के कारण ही मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ था। फिर अचानक ये मंत्रिमंडल विस्तार क्यों हुआ? प्रधानमंत्री आए, ठीक है, चलिए, फेयर एनफ। मैं आ रहा हूं सुजीत, आपके पास आ रहा हूं, लेकिन इंद्रभूषण जी, ये जो 7 मंत्री बनाए गए हैं, बीजेपी में किस नेता की सबसे ज्यादा चली है? क्या सम्राट चौधरी ने सब कुछ तय किया है? इंद्रभूषण जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, हाँ, ये 7 मंत्री जो बने हैं उसमें बीजेपी की किस नेता की सबसे ज्यादा चली है? क्या सम्राट चौधरी की सबसे ज्यादा चली है? जब आप डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का ही सबसे बड़ा विभाग छीन लिया गया, तो आप समझ सकते हैं किसकी चली है। जिन दोनों में 36 का आंकड़ा है और उन्हीं का सबसे बड़ा विभाग पथ निर्माण विभाग छीन लिया गया और दे दिया गया कृषि विभाग। तो आप समझ सकते हैं कि किसकी चली है। ये जो आज बोले हैं कुमार शैलेंद्र बीहपुर के एमएलए हैं कि मेरे साथ हम दलाल नहीं है, क्या नहीं है, वो विजय सिन्हा के प्रस्तावक, विजय सिन्हा उनके प्रस्तावक थे, उनकी जगह बना दिया गया सम्राट चौधरी के साथ रहने वाले जीवेश मिश्रा को। तो आप समझ सकते हैं किसकी चली है। जीवेश मिश्रा को नगर विकास विभाग दिया गया, उतना बड़ा विभाग। तो इन सब आप समझ सकते हैं कि अब कौन चला रहा है। नेता विधायक दल तो वही है, सम्राट चौधरी हैं, उन्हीं के हिसाब से हमको लग रहा है कि सब हुआ है। उन्हीं के हिसाब से बिहार बीजेपी में सुशील मोदी की बात पहली बार किसी को लग रहा है जो अपनी पूरी तरीके से पार्टी अपने हिसाब से चला रहे हैं। ये नित्यानंद राय एक्टिव नहीं थे क्या मंत्रिमंडल विस्तार में? क्या उनके आपको जान के आश्चर्य होगा कि नित्यानंद राय जी पिछले 1-1.5 साल से पटना भी नहीं आते हैं। अपनी पत्नी के साथ वो दिल्ली में रहते हैं। पहले उनकी पत्नी पटना में रहती थी, बेटी पढ़ती थी एक निजी स्कूल में, उनका उन्होंने नाम दिल्ली लिखवा दिया। आप सीधे हाजीपुर आते हैं और समस्तीपुर से चले आते हैं। तो अभी उनका पटना में अब ये स्थिति है। सम्राट चौधरी लगता है उनके संबंध पहले जैसे अब नहीं रह गए, तो पटना में उनका कनेक्शन नहीं है। अभी यहाँ पर 2 ही 3 गुट है, उसमें अभी सर्वोपरि है सम्राट चौधरी गुट। दूसरे गुट में वो लोग हैं दिलीप जायसवाल जी और ये लोग विजय सिन्हा। जो तीसरा गुट है जो पुराने भाजपाइयों का है। तो अभी सब के ऊपर सम्राट चौधरी भारी पड़ रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार ये बता रहा है, और वो जो पार्टी में जो अभी चल रहा है बैकवर्ड फॉरवर्ड पार्टी के अंदर भी तो चलता रहता है किसकी चलेगी। तो अभी तो नीतीश कुमार जी के सबसे करीबी हो गए सम्राट चौधरी लौकुश समीकरण में, तो अभी उन्हीं की चल रही है। मंत्रिमंडल विस्तार और विभागों का बंटवारा भी यही बता रहा है कि उन्होंने अपने हिसाब से विभाग सब तय करवाया है। एक सवाल मैं आपसे और लेना चाहूंगा। निशांत पार्टी में आ रहे हैं, लेकिन आरजेडी का प्रतिक्रिया बहुत पॉजिटिव है। आरजेडी इस बात को लेकर के जेडीयू को घेर नहीं रही है कि परिवारवाद पर आप हमला करते थे और खुद बेटे को पॉलिटिक्स में ला रहे हैं। तो ये क्या इंडिकेट करता है? देखिए, आपको याद होगा 1 जनवरी को लालू जी ने कहा था मेरे दरवाजे खुले हैं और नीतीश कुमार जी को दरवाजा खोलना चाहिए। राजद को पता है कि अगर नीतीश कुमार जी उनके साथ नहीं आएंगे तो फिर वो 35 से 40 सीटों पर सिमट जाएंगे, और जब जदयू आएगा तभी वो सत्ता में भी आ सकता है और उसकी ताकत भी बढ़ेगी। तो ये तो पता है लोगों को। अच्छा, बीजेपी को भी ये बात पता है कि नीतीश कुमार ज्यों उधर गए हम फिर 55-60 पे आ जाएंगे। तो नीतीश कुमार अभी भी ऐसे बैलेंसिंग फैक्टर बने हुए हैं कि नीतीश जी के विरुद्ध कहाँ कोई जाता है। बीजेपी भी एक तरह से सरेंडर रहती है और राजद भी सरेंडर रहता है। वहां तो लोग दरवाजा खोल के खड़े हैं कि कब नीतीश जी उधर से रूठे और मेरे पास आ जाएं। क्यों वो वैसा काम करेंगे जिनसे जो नीतीश जी को खराब लगे? क्यों करेंगे आप बताइए। बिल्कुल, चलिए, ये आप बड़ी बात कह रहे हैं और नीतीश कुमार भी यही चाहेंगे। उनके लिए बड़ी आइडियल सिचुएशन होगी। हमारे संवाददाता
पटना से सुजीत हमारे साथ जुड़े हैं। सुजीत, आरजेडी में क्या माहौल है? सातों के सात मंत्री बीजेपी के बने हैं, तो आरजेडी इसको कैसे देख रही है और जेडीयू के भीतर विधायक क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए पंकज जी, आरजेडी हमलावर है। आरजेडी का ये कहना है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी के सामने सरेंडर कर दिया। सबसे पहले इस संबंध में आरजेडी के तो बयान तो आ ही रहे थे, लेकिन आज सुबह सुबह रोहिणी आचार्य ने भी दाग दिया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना एक पोस्ट भी किया और सवाल को दाग दिया। आज मेरी कुछ आरजेडी के नेताओं से बात हो रही थी आरजेडी ऑफिस में ही, तो उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि एक तरीके से सरेंडर है। ये नीतीश कुमार इस तेवर के लिए नहीं जाने जाते थे। हो सकता है कि वो उनका पॉलिटिकल अपना जो एंगल है उस एंगल से देख रहे हो, लेकिन उनका स्पष्ट रूप से ये कहना था कि नीतीश कुमार इस चीज के लिए नहीं जाने जाते थे। बीजेपी हावी हो चुकी है और ये छोटा भाई बड़ा भाई वाली जो बात थी अब वो खत्म हो चुकी है। बीजेपी ये बड़े भाई की भूमिका में है और जदयू अब छोटे भाई की भूमिका में है, पहली बात। दूसरी बात, जदयू के कुछ नेताओं से कल शाम को मेरी बात हो रही थी जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था। देखिए, जदयू के कुछ नेताओं के नाम भी उछले थे जब ये बात सामने आ रही थी कि आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। तो राजभवन के पास ये बात भी सामने आई थी कि 1 से 2 मंत्री जदयू कोटे से भी हो सकते थे। वहां तक कि कुछ एक आध एमएलसी और एमएलए का भी नाम सामने आ गया था कि इनको भी शपथ दिलाई जा सकती है। और यहां तक बात आया था कि जो विस्तार होगा उसमें कुछ विभाग जो है वो जो ठीक ठाक विभाग होंगे वो जदयू के कोटे में भी जा सकता है। लेकिन अंततोगत्वा ऐसा कुछ नहीं हुआ। जदयू के नेताओं में भी इस बात की चर्चा है कि आखिर जो बातें उठी थी, जो पब्लिक डोमेन में बातें आई, जो चर्चा का विषय बनी मीडिया हाउसेस में, तो फिर उस पर अमल क्यों नहीं हुआ? और अमल अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? मतलब कारण खोजने की कोशिश हो रही थी। वो बात अलग है कि कारण जो है अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है। एक तरीके से जब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के आरजेडी हमलावर है। दूसरी तरफ जदयू में गॉसिप हुई थी। जदयू में कुछ नेताओं के नाम थे जो एमएलए, एक दो एमएलसी के नाम सामने आए थे और 1-2 एमएलए का नाम सामने आए थे। और जिन एमएलसी का नाम सामने आया था वो सीएम नीतीश कुमार के बहुत नजदीकी माने जाते हैं, बहुत नजदीकी में उनकी गिनती होती है। लेकिन अंततः तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो कुल मिलाजुलाकर ये है कि हतप्रभ करने वाला जो डिसीजन था, बीजेपी के ही सारे मंत्री बने, जदयू के नहीं बने। जदयू थोड़ा सा शॉकिंग है, लेकिन आरजेडी अटैकिंग है। नहीं, आरजेडी अटैकिंग है, वो सारी बात सही है, लेकिन आरजेडी भी इस उम्मीद में बैठी है कि कब जेडीयू हमारी तरफ देखे और हमारी बात बन जाए, इसलिए इस तरह का स्टेटमेंट आरजेडी देती है। पर बीजेपी के भीतर जो कुछ चल रहा है, अब ये बात तो दिखाई पड़ गया कि ठीक है, बीजेपी ने 7 मंत्री बना दिया। इंद्रभूषण जी भी कह रहे थे कि एक क्लैरिटी एकदम सबके सामने है कि नीतीश ही मुख्यमंत्री रहेंगे, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। पर डॉक्टर संजय, ये मंत्रिमंडल विस्तार के बाद दूसरा क्लैरिटी ये भी है कि बीजेपी के बॉस भी सम्राट चौधरी ही हैं, उप मुख्यमंत्री वही हैं, संगठन पर भी उन्हीं की पकड़ है और उन्हीं के लोगों को मंत्री बनाया गया है। इंजीनियर शैलेंद्र नाराजगी जाहिर करें या कोई कुछ बोलें, चली सम्राट चौधरी की। देखिए, जो मंत्री बनाए गए हैं उसमें 3 ओबीसी हैं, 2 ईबीसी हैं और 2 अगड़ी जाति से। तो 70% ओबीसी ईबीसी की भागीदारी दी गई है। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से ओबीसी की राजनीति पर पड़ गई है। ठीक है, सम्राट चौधरी को भी आगे बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री के साथ आप सुबह शाम दोपहर जब आप देखते होंगे तो सम्राट चौधरी ही दिखते हैं। तो हम पूरी तरह से इससे सहमत नहीं है कि सम्राट चौधरी के माध्यम से ये सारे लोग बने होंगे। लिस्ट तो केंद्र ने तय किया गया होगा और उसमें दिलीप जायसवाल और सब लोगों की भागीदारी रही होगी कि कैसे साधा जाए समीकरण को, और जातीय और सामाजिक समीकरण के साथ साथ क्षेत्रीय संतुलन को भी कैसे बैलेंस किया जाए, इसकी भी कोशिश की गई होगी। लेकिन सम्राट चौधरी और विनोद तावड़े जो बिहार के प्रभारी हैं, सुनते हैं कि ये दोनों के बीच में बड़ी अच्छी ट्यूनिंग है और ये दोनों लोग बहुत चीजों पर एक साथ सहमत हो जाते हैं। तो जो लिस्ट आया होगा उस लिस्ट में सम्राट चौधरी ने सहमति अगर किन्हीं की नहीं भी रही होगी तो उनको बनवाने की कोशिश किए होंगे
और बिल्कुल दिख रहा है कि सम्राट चौधरी जो हैं, जब से नीतीश कुमार जी के साथ जुड़े हैं इधर सरकार बनने के बाद, तो वो तो दिखते हैं मुख्यमंत्री के साथ। मुझे तो यहाँ तक जानकारी मिली कि शायद 27 को ओथ होना था आज, लेकिन सम्राट चौधरी जी ही मुख्यमंत्री के यहाँ गए और उन्होंने कहा कि आज महाशिवरात्रि है और अगर आज ही ओथ हो जाए तो क्या बुरा है। और शायद इनके आग्रह को मुख्यमंत्री जी ने मान लिया और फिर तो राजभवन में हलचल पड़ गई और जो हुआ हम लोगों के सामने है। तो बीजेपी सारे ओबीसी, ईबीसी, दलित जो भी चेहरे हैं, किसी भी तरह से उनको नाराज नहीं करना चाहती है और उसके साथ साथ अलग अलग समीकरणों को भी साधने की कोशिश कर रही है, जिसके तरफ आपने इशारा किया कि लब को भी साधने की कोशिश कर रही है, कुश को भी साधने की कोशिश कर रही है। वो सधेंगे नहीं सधेंगे जब तक नीतीश कुमार प्रासंगिक है राजनीति में। निशांत कुमार की अगर लॉन्चिंग हो जाती है तो ये जो उर्मी कुशवाहा कितने साथ इनके गोलबंद होंगे। और लोकसभा चुनाव में तो सम्राट चौधरी थे ही ना, केंद्र नाराज था इनसे। भाई कुशवाहा समाज ने सुना तक नहीं इनका, शाहाबाद मगध में घूमते रह गए और वो कैसे को 1-2 टिकट अधिक दे दिया इंडिया गठबंधन ने और कैसे माई से माइक बन गए थे। वो मुस्लिम यादव और कुशवाहा का समीकरण तैयार कर लिया था लालू प्रसाद जी ने। तो सम्राट चौधरी को टास्क दिया गया है, लेकिन उसके साथ साथ पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी बिहार में ओबीसी, मतलब कल तो मैं कह ही रहा था, कई जगह मैंने कहा कि कमंडल से बिहार में भाजपा मंडल की तरफ बढ़ते हुए दिख रही है। अब वो जो भाजपा का मंडलीकरण हो रहा है उसमें कितना भाजपा को इसका लाभ होगा, लालू प्रसाद कितने कमजोर होंगे, जेडीयू किस तरह से इसको लेगी, टैकल करेगी, वो अलग बात है। नहीं ठीक है, ठीक है। एक सवाल और उठ रहा है, मैं ये सवाल रामबंधु वत्स जी से भी लूंगा, पर इंद्रभूषण जी आपसे पूछना चाहूंगा। इन दिनों हम देख रहे हैं कांग्रेस भी अलग चाल चलने को आतुर दिखाई पड़ रही है। कन्हैया कुमार बेगूसराय पहुंचे हुए हैं, पप्पू यादव एक्टिव हो रहे हैं, एक अलग तरह की जुबान कांग्रेस बोल रही है, बड़ी चर्चा है कांग्रेस के भीतर भी। तो क्या सब लोग अलग ही लड़ेंगे, जेडीयू जाएगी, नहीं तो क्या आरजेडी बिल्कुल अलग थलग पड़ जाएगी क्या इंद्रभूषण जी? देखिए अभी तो कोई वैसा अलग लड़ने का सवाल नहीं दिख रहा है, लेकिन जिस तरह दिल्ली चुनाव में कांग्रेस ने अलग होके और वो आपको समाप्त करने की कोशिश की, तो मुझे ये लग रहा है कि बिहार में भी कांग्रेस इस दबाव में है कि उसके अनुसार से, उसके हिसाब से सीटें मिले। राजद हारने वाले सीटें कांग्रेस को नहीं दे, मजबूत सीटें दे, ताकि कांग्रेस भी 30-40 सीट जीत के अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। अभी तो यही है, लेकिन मुझे ये अंदर खाने में चर्चा है कि अब जो राहुल गांधी और जो उनके सिपा सलार हैं वो लोग 2029 के चुनाव को देखते हुए अब काम कर रहे हैं। तो 2029 के लोकसभा चुनाव के हिसाब से बिहार में क्या करना है उस बिल्कुल को संगठन को यहाँ मजबूत कर सकें। इसीलिए देखिए 60 साल के और 65 साल के अखिलेश सिंह के ऊपर में 48 साल के अल्लाह बरू को बैठा दिया गया, जो कि राहुल गांधी के प्रोडक्ट है। राहुल गांधी ही उनको यूथ कांग्रेस में जब इलेक्शन शुरू किए थे तो उनको आगे लाए थे। तो कहीं न कहीं कांग्रेस अपने आप को मजबूत करने की फिराक में है, लेकिन मुझे अभी नहीं लग रहा कि ये लोग अलग होंगे। लेकिन हाँ, अगर लालू ने इस बार इसलिए चुनावों की तरह हारने वाली सीट गिना के उनको सीट देने की कोशिश की तो कांग्रेस अलग हो सकती है। अभी कोई अलग होने की संभावना नहीं। रामबंधु वत्स जी, कांग्रेस अलग हो सकती है, सवाल उठता है आरसीपी सिंह क्या करने वाले हैं? क्या अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए कुछ करेंगे? क्या करेंगे? ऐसे और भी कई दल, वीआईपी पार्टी है, वो क्या करने जा रही है? क्या आरजेडी के साथ बनी रहेगी या बीजेपी के तरफ भी आ सकती है? क्या ये पॉलिटिकल पशुपति पारस तो आरजेडी के तरफ जा रहे हैं, ये तमाम जो दल हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं, वो आने वाले चुनाव में क्या करती हुई दिखाई पड़ रही? छोटी पार्टियां तो सबसे पहले उनका प्रथम प्रयास होता है कि वो किसी न किसी गठबंधन का हिस्सा बन जाए। लेकिन जब उनको मनमाफिक सीट नहीं मिलता है या जब उनको लगता है कि जो सीट मिल रहा है इससे उनका जनाधार घटक दल में ही खिसक जाएगा, तभी उनके लिए एक ऑप्शन बचता है आगे अलग चुनाव लड़ना। तो वीआईपी पार्टी या तो महागठबंधन की तरफ या फिर अगर एनडीए की तरफ जाए। लेकिन पशुपतिनाथ पारस को तो आरजेडी
की ओर से अभी उनकी बात बनती हुई दिख नहीं रही है। जहां तक बात आरसीपी सिंह की पार्टी का है, तो वो तो चुनाव लड़ेंगे और जहां से जदयू खड़ी होगी वहां से वो सीट उम्मीदवार को उतारेंगे। इसके लिए तो उनकी तैयारी चल रही है और वो प्रखंड स्तर पर, बूथ स्तर पर उनका सदस्यता अभियान भी चल रहा है। लेकिन गठबंधन वो किसी दल में करेंगे ऐसा अभी तक कुछ दिखता नहीं है। अब इस चुनाव में जो छोटी पार्टियां हैं उनका भी महत्व होता है, क्योंकि वो कितना जीत पाए इससे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि कहीं वो ज्यादा हारा तो न दें। तो इसलिए उनकी भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा नहीं, सकता। पर ये बताइए, जैसे नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव पारिवारिक मित्र रहे हैं, तो निशांत के आने के बाद जेडीयू का झुकाव बीजेपी के तरफ होगा या आरजेडी के तरफ होगा? क्योंकि निशांत की पकड़ मजबूत होगी तो निशांत की पसंद आपके हिसाब से कौन सी पार्टी होगी? देखिए, निशांत की जो मिजाज है वो बीजेपी की ओर ही रहेगा, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि वो कितना तैयार हो पाते हैं। बिहार का जो चुनाव है वो दूसरे राज्यों की तरह नहीं है। इतनी अधिक पार्टियां हैं और हर पार्टी में इतनी अधिक गुटबाजी है, उसको निशांत कैसे फेस कर पाते हैं? उनका तो अपना जो सोचने का जो तरीका है वो वही पुराना एनडीए का था, जब सब कुछ कई लोग एक जगह थे, जो उनका 2005 से 2010 तक की जो सरकार थी। लेकिन अभी निशांत जी को राजनीति में लाया जा रहा है, लेकिन लोगों से मिलने जुलने से रोका जा रहा है। जो हरिंदर जी या जो लोग निशांत जी के साथ रह रहे हैं आसपास, वो इसलिए कि कहीं आरजेडी का कोई नेता के न मिल रहे। निशांत जी को उतना खुला भी नहीं छोड़ा जा रहा है कि वो नेताओं से मिल पाए। मीडिया से मिलते हैं, उनके पीछे उनके रिश्तेदार रहते हैं और एक दो लोग जदयू के भी लोग रहते हैं, खासकर वो रिश्तेदारों के साथ घिरे रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि भले वो मीडिया में बोल दिए कि मेरे पिताजी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन हर विषय पे वो बातचीत अभी नहीं कर रहे हैं। अभी कई पार्टियों के और कई नेताओं से तो मिलने भी नहीं दे रहा है। ठीक है, बातचीत भले ही ना कर रहे हो, लेकिन उत्सुकता बहुत है और लोगों को लग रहा है रामविलास पासवान जी के सुपुत्र स्थापित हो गए, लालू जी के पुत्र स्थापित हो गए, तो अब नीतीश जी के सुपुत्र भी स्थापित होंगे। और जब ये पॉलिटिक्स में आएंगे तो मैं जरा सुनना चाहूँगा कि नीरज कुमार क्या बोलते हैं, क्योंकि जेडीयू के प्रवक्ता जिस तरीके से परिवारवाद पर अलग अलग तरह का बयान देते रहे और काफ़ी आक्रामक बयान देते रहे इंद्रभूषण जी, फिर किस तरह का बयान देंगे ये सुनना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। एक बार फिर से नहीं, हम कह रहे हैं कि परिवारवाद पर जेडीयू के लोग जिस तरीके से बोलते रहे, नीरज कुमार, खुद नीतीश कुमार, जब उनके सुपुत्र आएंगे तो फिर जेडीयू क्या कहेगी, ये सुनना बड़ा दिलचस्प होगा। देखिए, दो है। देखिए, परिवारवाद और भ्रष्टाचार अब इस देश में कोई इश्यू नहीं है, शायद ही कोई दल, कोई नेता उससे अछूता हो। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार एक दूसरे पर इतनी बार क्या क्या कह चुके हैं, बताने की जरूरत नहीं। तो वो साथ काम कर रहे हैं कि नहीं? लालू प्रसाद और नीतीश जी एक दूसरे पर क्या नहीं कह चुके हैं? अभी लालू जी ने कहा कि आंख सेकने जा रहे हैं, फिर कल साथ ले लेंगे। तो अब इन सब बातों का, इन सब आरोपों का कोई महत्व है? कुर्सी कैसे रहे, साथ रहे, मजबूत रहे, कैसे किस समीकरण में कुर्सी मेरी सुरक्षित रहे, महत्वपूर्ण ये है। अब बहुत सही, कुछ है ही नहीं, वो बहुत सही। आप खाली अब लालू जी और नीतीश जी और मोदी जी और नीतीश जी का 10 साल का आरोप देख लें। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सत्ता बनी रहनी चाहिए, कोई साथ आए जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सत्ता में कैसे बने रहना है, बस इसकी चिंता कर। कल लगा अगर नीतीश जी को कि बीजेपी मेरे सीएम बनने में थोड़ा सा भी अड़ंगा लगा रही है, कल वो उधर चले जाएंगे, कोई नहीं रोक पाएगा उनको। नहीं, तो ये क्या विधानसभा चुनाव से पहले भी संभव है क्या? अरे कभी भी कर सकते हैं। चलिए जी, पर अब कुछ भी कहना संभव नहीं, कब क्या करेंगे उनको। उनकी कुर्सी वन अन्य मार्ग अगर थोड़ी सी भी असुरक्षित लगी बीजेपी की तरफ से तो तुरंत उधर चले जाएंगे। चलिए, बड़ी बात है और शायद इस बार कह दिया जाएगा कि ये फैसला नीतीश जी का नहीं बल्कि निशांत जी ने किया। जी, बस यही लॉजिक है। क्यों डॉक्टर संजय, ये कह दिया जाएगा कि ये फैसला निशांत जी का था?
नहीं, ठीक है, तरीका उसके निकाल लिए जाते हैं और कह दिए जाते हैं कि परिस्थितियां ऐसी बन गई थी और ये निर्णय पार्टी का निर्णय था। और पार्टी के निर्णय में जब निशांत जी को कोई सर्वोच्च पद पर बिठा दिया जाएगा तो बिल्कुल प्रशांत जी का हिस्सा निशांत जी के बारे में कह दिया जाएगा कि हाँ, ये निशांत कुमार का निर्णय है, पार्टी का निर्णय है। ये सच है और इस सच को स्वीकार करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सत्ता और सत्ता की सुरक्षा ही प्रायोरिटी है राजनेताओं को। राज्य देश वो सेकेंडरी है। सत्ता का समीकरण जैसे भी बन जाए, जो भी इनके साथ खड़े हो जाए और इनका जो शीर्ष पद है वो असुरक्षित ना हो, तो अगर शीर्ष पद असुरक्षित नहीं होगा, सत्ता का समीकरण इनके साथ खड़ा रहेगा, सब कुछ कंफर्टेबल होगा, सारे खूबियां सारे गुण दिखाई पड़ेंगे। भाई अभी सम्राट चौधरी की बात हो रही थी ना, ये क्या बोले थे कि भाई हम तब तक ये नहीं खोलेंगे जब तक नीतीश कुमार को। हाँ, नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। अब तो नीतीश शरणम गच्छामी हो चुके हैं। अब तो नीतीश शरणम गच्छामी हो चुके हैं, बिल्कुल। और चलिए, आज तो नीतीश कुमार के साथ कैसे खड़े हैं देखिए। चलिए, तो आज की चर्चा बड़ी दिलचस्प रही। इंद्रभूषण जी, रामबंधु वत्स जी, डॉक्टर संजय कुमार और सुजीत कुमार बिहार की बात में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।